और ऊपर करते हैं इसको, एक बुक और दो, एक और बुक दे दो। ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने कल जो है हमने ये पढ़ लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो हमने ये कहा कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, प्लानिंग में तो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है, उसके हिसाब से जो जो हमें काम करने हैं उन किए जाने वाले कामों को का डिवीजन करना, डिवीजन ऑफ वर्क, कौन कौन से हमें काम करने हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग करना, फिर क्या करना होता है। मैंने परसों आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि कैसे हम करते हैं, कि कौन कौन से हमें काम करने हैं, उसकी फिर क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ determining what the activities are to be conducted, how the activities are to be grouped, and how the responsibility and authority are to be delegated and who report to whom। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, कि कौन कौन से हमें काम करने हैं, फिर किए जाने एक जैसे कामों को हम ग्रुपिंग कर देते हैं, जैसे परचेज वाले काम को इकट्ठे कर दो, सेल्स वाले काम को इकट्ठे कर दो, और फिर उसके बाद उसका एक हेड डिसाइड कर देना, और ये बताना कि कौन हेड होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब डिसाइड कर देना क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज कर दिया हमने, काम कर किए जाने वाले काम को क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये काम होना है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ये व्यक्ति ये काम करेगा, इसके पास ये राइट्स रहेंगे, इसकी ये ड्यूटीज़ रहेंगी। इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। काम नहीं हो रहा कुछ भी, यहाँ तक भी कुछ काम नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ तक भी क्या है, सिर्फ हमने क्या डिसाइड करा। समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, जो बच्चे नहीं थे वो लास्ट क्लास सुनेंगे। और आज जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कि जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि काम को बांट देते हैं और एक जैसे काम को डिवीजन करते हैं काम का। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अभी बैठ जाओ, इस पीरियड के बाद जाना, बैठ जाओ, इस पीरियड के बाद जाना, इस पीरियड के बाद जाना, इस पीरियड के बाद जाना, बैठ जाओ। तो डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं और जो उसका स्पेशलाइज्ड होता है ना उसको हम वो काम देते हैं। पहले क्या किया, काम को बांट दिया, और जो उसका स्पेशलाइज है, जैसे परचेज का हमने बांटा कि परचेज करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो परचेज का जो स्पेशलाइज है उसको वो काम दे देंगे। इससे क्या होता है, आपने पढ़ा था ना फ्यूल के उसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था, याद है आपको? प्रिंसिपल याद है? क्या है उसमें? काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर क्या होता है, उसका जो स्पेशलाइज्ड होता है उसको हम वो काम दे देते हैं, जिससे काम क्या होता है, कम समय में होता है और एफिशिएंटली होता है। सेम ये इसमें भी होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम काम का डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है। जो परचेज है उसका परचेज में स्पेशलाइजेशन है वो परचेज बढ़िया करके देगा। जिसको प्रोडक्शन अच्छे से आती है वो प्रोडक्शन का काम, जैसे मैंने बोला शर्ट बनाने का बिजनेस है, हमने शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, हमने बांट दिया काम को, हमने कहा एक दिन को तू कटिंग ही कर, तो कटिंग में उसका स्पेशलाइजेशन है, वो फटाफट काट देता है। एक को कहते हैं तुम सिलाई करोगे, एक को कहते हैं सिर्फ तुम बटन ही लगाओगे, एक को कहते हैं तुम प्रेस ही करोगे। कुछ लोग तो वही काम करते हैं सिमिलर वर्क, हर रोज़ करने से क्या होता है, उनका स्पेशलाइजेशन होता है, जिससे काम कैसा होता है, एफिशिएंटली होता है। तो एफिशिएंटली जो होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ही होता है कि उसको उस काम को वो व्यक्ति जो होता है वो अच्छे से कर पाता है, काम ज़्यादा अच्छा होता है, कम समय में होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प मिलती है। देन है क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सीनियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन जूनियर होगा। तो वर्क रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द
वर्किंग रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़, इस लिखा है देखो, इट स्पेसिफाई हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, सीनियर जूनियर को करता है या जूनियर सीनियर को करता है, जूनियर सीनियर को रिपोर्ट करता है कि मैंने ये काम कर लिया, आपने मुझे ये काम दिया था, मैंने ये काम कर लिया। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग में पहले से डिसाइड कर लेते कि ये इसको बताएगा अपने काम की को, तो अपने आप ही सबको पता होता है हाँ मैंने इसको बताना, अपना काम कंप्लीट करके इसको बताना है, ये इससे पूछेगा। तो दिस इज़ ऑल क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सबको पता है ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इससे पूछेगा। तो दिस इज़, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि क्लैरिटी रहती है सबको वर्किंग रिलेशनशिप में, इसकी वर्किंक रिलेशनशिप। देन थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब तो आपको मैंने अभी बताया कि जब हम वर्क का डिवीजन कर रहे हैं, जब क्लैरिटी है हर एक को काम करने की, तो कभी ऐसा नहीं होगा ना कि कोई काम जो है हो नहीं रहा या डबल हो रहा है या छूट जा रहा है या कोई दो बार काम कर रहा है, क्योंकि सबको पता है, क्लियर है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, ये इसका सीनियर है, ये इसका जूनियर है। काम को हमने बांट दिया, पहले काम को बांटा, फिर हमने डिसाइड कर दिया कि ये व्यक्ति ये काम करेगा। तो इससे क्या होता है, जब सब कुछ क्लियर रहता है तो किसी भी रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होती। रिसोर्स माने मटेरियल भी रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स भी रिसोर्स है। कि कोई, मैंने आपको बताया था एक क्लास में ऑलरेडी कि अगर हमें क्लियर है, अगर हमें क्लियर नहीं होता तो क्या होता है, कभी परचेज 2 लोग कर रहे हैं, कभी एक ही मशीन पे 2 लोग काम करने आ गए, एक रिसोर्स की वेस्टेज हो गई। तो क्या होता है, जब ये सब क्लियर रहता है तो हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ये बात समझ आई। देन थर्ड है एडॉप्टेशन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज क्या होता है, जो भी चेंज हो रहा है, कभी भी देखो, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की हुई है, हमें ये पता है इसने ये काम करना है, इसमें ये काम करना है, ये काम होना है और इन लोगों ने करना है। अब क्या होता है, कभी कभी कोई चेंज हो गया, जैसे अभी हमारा ही स्कूल में देख लो, सबका डिसाइड रहता है कि ये इस पीरियड में ये टीचर आएगा पढ़ाने। ऐसा भी होता है कई बार वो टीचर नहीं आता है ना, तो क्या होता है, उतने उस पीरियड के लिए किसी और टीचर को वहाँ पे फिट कर दिया जाता है। अगर यही ना पता हो कि आपके, समझ लो आपका ये 4th पीरियड है, 4th पीरियड में मुझे आना होता है, मैं नहीं आई, तो क्या होगा, मेरी जगह पे किसी का एब्सेंटी लगाया जाता है, तो सब ठीक चलता रहता है। लेकिन अगर यही ना पता हो 4th पीरियड में मुझे पढ़ाना है या किसी और को पढ़ाना है, मैं आई नहीं, और फिर क्या क्या किसका चेंज करेंगे बैठ के, क्योस होएगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर ये पता है हाँ इसका ये पीरियड है, इसको आना है और ये आई नहीं है, तो इसकी जगह इसका पीरियड फ्री है, इसको उठा के लगा दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, दिस इज एडॉप्टेशन टू चेंज। कुछ भी चेंज, बिजनेस में भी ऐसे होता है। बिजनेस में अगर आपको पता है आपको इससे गुड्स परचेज करनी है, आपको इससे माल लेना है, अगर मान लो कि उसका वो शॉप बंद हो गई, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, आपको पता है ना कि या तो यहाँ से मिल सकता है या यहाँ से मिल सकता है, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर रखी है, आपको पता है, तो आपको क्या होगा, ये फैक्ट्री बंद है तो आप यहाँ से गुड्स परचेज कर लो। देन इट इज़ एडॉप्टेशन टू चेंज। कोई एक जने को ये काम करना है, वो नहीं आया तो दूसरे को उसकी जगह फिट कर दो। समझ में आया, दिस इज़ एडॉप्टेशन टू चेंज। कुछ भी हो रहा है, चेंज कोई भी हो सकता है, बाहर का भी चेंज हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई चेंज आ सकता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजिंग ठीक है, अगर हमारा फिक्स है सब कुछ, ऑर्गेनाइजिंग अगर हमारी ठीक होती है, तो हम आराम से चेंज के अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। ये बात समझ में आ गई। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब सब कुछ ठीक रहता है, जब सब डिसाइड रहता है कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसको क्या काम करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा कि नहीं होगा। अभी देख लो, आप अपने स्कूल में देख लो, सबका फिक्स रहता है ना, ये पीरियड इसका है, इस टीचर ने आना है। वो टीचर आता है कि नहीं आता है, आपको हर रोज़ बुलाने जाना पड़ता है क्या,
बुलाने जाना पड़ता है? मेरे को बुलाने आते हो कि मैडम आ जाओ? खुद आ जाती हूँ ना, मुझे पता होता है ना मेरा ये पीरियड है, इसके बाद रवि सर का पीरियड होता है इको का, वो खुद आ जाती। आती कि नहीं आती? फर्स्ट पीरियड नरेश मैम का होता है, आ जाती। बिकॉज अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको पता है इस जगह पे मुझे होना है। ये स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे बिजनेस का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे होएगा, इस मशीन को इसने चलाना है, ये वाला जो है प्रोडक्शन होनी है, सब कुछ डिसाइडेड रहता है और उसके हिसाब से सब काम करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट कैसा रहता है, प्रबंध कैसा रहता है, अफेक्टिव। मैनेजमेंट कैसा रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है, अफेक्टिव। क्योंकि कहीं कुछ सबको क्लैरिटी रहती है, कोई कहीं कुछ क्योस होता ही नहीं, डिसाइड कर रखा है कि दीज वर्क्स आर टू बी डन, दीज पीपल विल डू, दीज पीपल विल बी सीनियर, दीज पीपल विल बी जूनियर एंड दे विल रिपोर्ट टू दैम। सब डिसाइड कर लिया। इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, यही ऑर्गेनाइजिंग। समझ आ गई? देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सन क्या है? इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रैक्टिस्ड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी माने होते हैं अधिकार, मीन्स राइट टू टेक डिसीजन। डेलीगेशन करना मतलब होता है दे देना, यानी कि अपने अधिकार किसी को दे देना। दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ना बहुत ज़रूरी होता है और हर लोग करते हैं, सीनियर लोग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम होता है। तो वो अपने काम को कम करने के लिए, अपने बर्डन को कम करने के लिए कुछ अपना काम अपने जूनियर को दे देते हैं। जैसे अभी आजकल मैंने बताया था ये आपको पहले भी कि सर हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल है, जबकि प्रिंसिपल 2 रिक्वायर्ड है, वाइस प्रिंसिपल 2 रिक्वायर्ड है और एक प्रिंसिपल भी चाहिए स्कूल में। लेकिन अभी सारा काम एक वाइस प्रिंसिपल को देखना पड़ता है। तो इन्होंने क्या, हर स्कूल में ऐसे ही करते हैं और हमारे स्कूल में भी ऐसा हो रखा है कि एक प्राइमरी का इंचार्ज बना रखा है, एक जो है सेकेंडरी क्लासेस का इंचार्ज बने हुए हैं। ऐसे ही सर ने क्या कर रखा है, कामों को बांट दिया। क्यों दिया है? ताकि उनका काम कम हो जाए और काम अच्छे से हो पाए। एक जना सारे काम नहीं कर सकता। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको जो इम्पॉर्टेंट काम है, जिनको उन्हें ही करना है, उनको काम करने के लिए टाइम मिल जाता है। और क्या फ़ायदा होता है इससे? जो जूनियर लोग वो जब काम करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ हम कुछ हैं। जैसे समझ लो उन्होंने अपना काम किसी को इंचार्ज बना दिया प्राइमरी का, तो जो प्राइमरी का इंचार्ज टीचर है तो वो टीचर, लेकिन वो अब इंचार्ज है, तो उसको लगेगा, एक तो उसको सारा मैनेजमेंट आ जाएगा करना, और उसको लगेगा कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएगी प्रिंसिपल वाली। होंगी कि नहीं होंगी? समझ रहे हो आपको कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से जहाँ सीनियर को फ़ायदा होता है, वहाँ जूनियर जो वो लोग जो काम कर रहे होते हैं उनकी भी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, अपग्रेड होती हैं। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। कौन से पर्सनल? जिनको डेलीगेट किया है काम, जिनको इंचार्ज बना दिया। समझ आ रही है बात? ऐसे ही जब कोई बिजनेस होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो अपने काम को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो अपने काम को मिड लेवल को, ऐसे मिड लेवल मैनेजमेंट होते हैं अपने काम जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं कुछ काम, ताकि उनके काम का बर्डन कम हो जाए और जिनको वो डेलीगेट करते हैं उनको उनके अंदर जो है वो क्वालिटीज़ अपने आप आने लग जाती, क्योंकि वो हायर लेवल का काम करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल समझ में आ गया? इसमें पर्सनल कौन लोग हैं? जिनको काम दिया गया, लेकिन काम देने से भी उसकी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होती। प्रिंसिपल ने काम दे दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइमरी में कुछ गड़बड़ हो जाए। माने प्राइमरी का एक इंचार्ज बना दिया टीचर को,
प्राइमरी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी कम होती है? नहीं, उसको उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, उनकी जवाबदेही कहीं भी कम नहीं होती। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो ये नहीं कह सकते मैं तो दे दिया था इस टीचर को काम, मेरे को नहीं पता ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। समझ में आया? ऐसे ही अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मान लो कि प्रोडक्शन का कोई काम है, उसके लिए उन्होंने अपने काम को थोड़ा डेलीगेट कर दिया, किसी को जूनियर को दे दिया, मिड लेवल मैनेजमेंट को दे दिया। अब प्रोडक्शन अच्छे से हुई नहीं तो वो ऐसे नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं हो जाती। उनसे उनके डायरेक्टर पूछ सकते हैं कि भैया काम क्यों नहीं हुआ ठीक से। वो ये नहीं कर सकते मैंने तो अपना काम इसको दे दिया था। समझ आ गई? तो डेलीगेशन करने से उनकी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होती, लेकिन जिनको दिया जाता है वो काम, उनके अंदर क्वालिटीज़ अपग्रेड होती हैं। तो इससे उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट। जब उनको दिया जाता है तो उनको डिसीजन लेने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड by taking advantage of this situation they try to find out the latest techniques and implement them. Consequently it helps them to grow and develop. समझ में आया? वो नए नए टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इससे उनकी डेवलपमेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज़ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। The process of organizing allows the employees the freedom to take decision which helps them to grow, and they are always ready to face the new challenges. This situation can be help in the development of the enterprise. इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम डेलीगेट कर देते हैं, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिड लेवल मैनेजमेंट अपने कुछ काम को अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं, वो लोग परफेक्ट हो गए। अब क्या होता है, जब कभी अपनी एंटरप्राइज की डेवलपमेंट करनी है, जैसे समझ लो हमारा एक बिजनेस है, या इसी स्कूल का एग्जाम्पल मैं ले रही कि समझ लो कि यहाँ पे सर ने एक प्राइमरी की मैम है विनय मैम, मान लो उनको इंचार्ज बना दिया। अब अगर ये करना हो, ये तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, अगर प्राइवेट स्कूल हो और हमें एक और ब्रांच खोलनी हो, तो हमारे एक प्रिंसिपल तैयार है कि नहीं है? उसने 6 महीने प्रिंसिपल का काम किया है स्कूल में, प्राइमरी में, चाहे वो टीचर थी, उसने प्रिंसिपल का काम कर लिया 6 महीने, उसको ट्रेनिंग मिल गई। तो अगर हमें कहीं स्कूल खोलना है एक और प्राइमरी, और हमें उसके लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो हम उस टीचर को एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे? क्योंकि उसने 6 महीने वो काम कर लिया, चाहे वो थी जूनियर, लेकिन उसने वो सीनियर वाला काम करा है। ऐसे ही जो लोग भी जब कोई सीनियर सबऑर्डिनेट को कोई काम डेलीगेट कर देते हैं और वो सीनियर वाला काम कर लेते हैं, तो जब कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो उसमें उनको हम फिट कर पाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सपेंशन भी हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ भी होती है। एक्सपेंशन किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रोथ किसकी होती है? उन पर्सनल्स की जिनको कि डेलीगेट किया जाता है काम। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की ये इम्पोर्टेंस है। कल का क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2 तरह की ऑर्गेनाइजिंग होती है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझोगे कल, और कल ज़रूर आना है स्कूल, और इसको हम आगे चैप्टर को देंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं।